ये सब आपके व्यक्तिगत कारक हैं। बस इसमें परिपक्वता को थोड़ा सा समझ के जाना कि मैच्योरिटी एक आंतरिक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। ग्रोथ की संपूर्णता को अपन परिपक्वता बोलते हैं, जिसके लिए हमें ना मोटिवेशन की जरूरत है ना अभ्यास की जरूरत है। परिपक्वता कॉन्सेप्ट गेसेल ने दिया था, और परिपक्वता और अधिगम जब दोनों मिलते हैं तब जाके बच्चे का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है। ये मैंने पूरा समझा दिया था। उसके बाद टीचर रिलेवेंट कारक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी याद रखना शिक्षक का व्यक्तित्व और शिक्षक का प्रेजेंटेशन ये लर्निंग प्रोसेस को सबसे अधिक प्रभावित करता है। उसके बाद 3 नंबर पे कार्य संबंधी कारक हमने पढ़े। कार्य संबंधी कारक का मतलब कार्य की लंबाई अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, अधिगम कम होगा। इंटरेस्टिंग होगा, अधिगम अच्छा होगा। उपयोगी होगा, अधिगम अच्छा होगा। कठिन होगा, अधिगम अच्छा नहीं होगा। समझ रहे हो आप? तो ये समानता होगी तो अधिगम अच्छा होगा। तो ये थोड़ा सा माइंड में इमेज बना के रखना। उसके बाद मैंने पढ़ाया वातावरण संबंधी कारक 3 होते हैं, भौतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक। भौतिक में जलवायु और तापमान आएगा, सामाजिक में परिवार, विद्यालय और समूह आएगा, सांस्कृतिक वातावरण में रीति रिवाज और परंपराएं, अंधविश्वास, भाग्यवादी सोच, ये सब आएंगे। ये पढ़ाने के बाद मैंने संगठन संबंधी कारक बताए, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर। संगठन संबंधी जो कारक होते हैं उसमें आते हैं शिक्षक और छात्र के बीच रिलेशनशिप कैसा है, व्यवस्थाएं कैसी हैं, मोटिवेशन कितना वो दे रहा है, भौतिक सुविधाएं कैसी हैं, आपका डिसिप्लिन कैसा है और आपका टाइम टेबल कैसा है। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर होता है। ये पढ़ने के बाद लास्ट में कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको मेथड संबंधी कारक पढ़ाए। मेथड में 3 मेथड होते हैं। पहली मेथड जो होता है वो विराम अविराम है। विराम का मतलब स्पेस, ठीक है, रुक रुक के पढ़ना। अविराम का मतलब लगातार पढ़ना। बेस्ट कौन सी है? विराम। पूर्ण और आंशिक विधि, पूर्ण में सब कुछ पढ़ोगे, आंशिक में मुख्य मुख्य पाठ पढ़ोगे। फिर उसके बाद तीसरा मेथड मैंने आपको पढ़ाया था शाभिप्राय और प्रासंगिक। तो शाभिप्राय प्रासंगिक को आप उस संदर्भ में मत समझना जैसे प्रासंगिक नॉर्मल होता है कि आज एक बच्चा प्रश्न पूछ रहा था कि आज यूएनओ की क्या प्रासंगिकता है। वो प्रासंगिकता अलग है। ये जो प्रासंगिक वर्ड मनोविज्ञान में यहाँ जो लिया गया है वो लिया गया है इंसिडेंट के, अचानक से कोई चीज़ हमारे सामने आती है और उस घटना को देख के और वो घटना हमें याद हो जाती है, वो प्रासंगिक है। वो प्रासंगिकता अलग है, याद रखना। यूटिलिटी वाला वो अलग है। फिर 5 विधियां मैंने और बताई। करके सीखना सबसे बेस्ट मेथड होता है सीखने का। आप जब भी लर्निंग करते हो करके सीखोगे, हमेशा याद रहेगा। बाय ऑब्जर्वेशन, दूसरों को देखकर सीखना। बाय एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करके सीखना। ग्रुपिंग मेथड, सामूहिक विधियां, सेमिनार, वाद विवाद, कार्यशाला, पैनल चर्चा ये होती हैं। और मिश्रित विधि जो होती है वो पूर्ण और आंशिक विधि का मिला जुला रूप होता है। फिर मैंने आपको अधिगम के प्रकार पढ़ाने स्टार्ट किए। प्रकार में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। आपसे पूछेगा अधिगम का अनुक्षेत्र क्या? लास्ट ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आया था, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तो डोमेन्स ऑफ लर्निंग कोग्निटिव, अफेक्टिव और कोनेटिव। कोग्निटिव मतलब ज्ञानात्मक, मानसिक क्रियाएं जितनी भी होती हैं, जितने भी मानसिक क्रिया। अब मानसिक क्रिया थे, रटना की कोशिश मत करिए गुरुजी मानसिक क्रिया रटने पड़ेंगे, नहीं। आप इतना सोच लो कि जहां विवेक का प्रयोग होता है वो मानसिक क्रिया है। विश्लेषण है, संश्लेषण है, अवबोध है, तुलना है, वर्गीकरण है, आलोचना है, ये सब विवेक युक्त क्रियाएं हैं। तो वहां मानसिक क्रियाएं जहां विवेक हो रहा है। भावात्मक क्षेत्र में रुचि, मूल्य, अभिवृत्ति और इमोशंस आएंगे, फिक्स है, हमेशा यही आएंगे। और क्रियात्मक क्षेत्र में केवल गामक क्रियाएं आती हैं, लिखना, बोलना, चलना, दौड़ना, उछलना, कूदना। जब विकास पढ़ाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। ये डोमेन्स ऑफ लर्निंग भी और अधिगम के 3 मुख्य प्रकार। फिर स्तर के आधार पे शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। मेमोरी स्तर, स्मृति स्तर। ये पहला स्तर होता है जो हर्बर्ट ने दिया। ये विचारहीन होता है, आप चीजों को रट लो, बस सोचना नहीं है। पहाड़े याद कर लिए, गिनती याद कर ली, ये स्मृति लेवल है आपका। ये निम्न स्तर है, बट ये उन दोनों की बेस आधारशिला है, क्योंकि इसके बिना आप वहां आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसमें हर्बर्ट की पंचपदीय प्रणाली का जो आप पाठ योजना के 5 चरण होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। फिर मैंने बौद्ध स्तर बताया, मोरिशन, प्रतिपादक जरूर याद रखना। बौद्ध स्तर ये कहता है चीजों को रटेंगे नहीं, चीजों को हम समझेंगे। जहां भी अंडरस्टैंडिंग वर्ड आ गया वहां आपको केवल बौद्ध स्तर करना है, समझना है, ठीक है। फिर तीसरा स्तर था चिंतन स्तर, जहां मैं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना शुरू कर दूंगा। जहां मैं अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं करना शुरू कर दूंगा, जहां मैं क्रिएटिविटी डेवलप कर लूंगा, वो मेरा चिंतन स्तर है। ये सबसे सर्वोच्च लेवल होता जो डेविड हंट ने दिया। खत्म हो गई। उसके बाद मैंने बताया अधिगम के प्रतिफल, आउटकम्स ऑफ लर्निंग।
आउटकम्स ऑफ लर्निंग का मतलब ये होता है मैंने आपको क्लास ली और क्लास में मैंने अब तक इस फर्स्ट टॉपिक के 3 बिंदु पढ़ा दिए, और 3 बिंदु पढ़ाने के बाद मैं ये चेक करूं कि तुम्हारे व्यवहार में क्या बदलाव आया। वो जो बदलाव आया ना, वो अधिगम के प्रतिफल कहलाता है। समझ में आ गया? वो बदलाव ज्ञानात्मक हो सकता है, भावात्मक हो सकता है, क्रियात्मक हो सकता है। वो कोई स्किल आप सीख सकते हो, आपका नजरिया चेंज हो सकता है, और आप एडजस्टमेंट करना सीख सकते हो, आपकी पर्सनैलिटी में कोई परिवर्तन होता है, आपकी रुचि कोई क्रिएट हो जाती है। ये सब आपके अधिगम के प्रतिफल होते हैं। इतना सा बात याद रखना, अधिगम के प्रतिफल में कभी भी जन्मजात क्रिया शामिल नहीं होती। इसमें मैंने कल आपको लास्ट में रॉबर्ट गे ने पढ़ाया। रॉबर्ट गे ने मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। रॉबर्ट गे ने अमेरिकी मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1965 में एक सिद्धांत दिया अधिगम सोपान की, और उसमें अधिगम प्रतिफल के भी 8 प्रकार बताए और अधिगम के प्रकार भी 8 बताए। किताब का नाम था कंडीशन ऑफ लर्निंग, अधिगम की शर्तें, जिसको हिंदी में बोल सकते हैं। 8 प्रकार को याद करना है। मैंने कैसे याद करना है, मैंने आपको पूरा पैटर्न समझाया था। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग याद करना है, क्रम चेंज नहीं होना चाहिए कभी। और फर्स्ट और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। संकेत अधिगम, आईपी पावलोव, कोई संकेत को देखकर व्यवहार बदलता है, वो संकेत अधिगम होता है। जो सबसे निम्न स्तरीय अधिगम है अनैच्छिक होता है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में शायद आज स्टार्ट कर दूंगा, आज नहीं होगा तो नेक्स्ट वीक में अपन मिलेंगे, तो आपका सिद्धांत में पढ़ाऊंगा सबके सब आपको, तो बड़ा अच्छा भी लगेगा। और वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम अपने स्किनर व्यवहारवादी सब पढ़ेंगे। तीसरा होता है श्रृंखला अधिगम, चेनिंग लर्निंग। जब मैं कोई चीज को सीक्वेंस के अकॉर्डिंग सीखता हूं, क्रमिक रूप से सीखता हूं, ये श्रृंखला अधिगम होता है, शाब्दिक और अशाब्दिक। चौथा है शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम। शब्दों के माध्यम से जब मेरे व्यवहार में बदलाव आता है तो वो शाब्दिक शास्त्रीय अधिगम होता है। डेविड आशुबेल ने इसका उल्लेख किया। फिर है बहुविभेदन, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग। मल्टी डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है जब मेरे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं तो उनमें से किसी एक ऑप्शन को चुन के और उसके अकॉर्डिंग मैं व्यवहार करता हूं, ये बहुविभेदन कहलाता है। ठीक है, ये 5वां प्रकार है। 2 बार आया हुआ है कि 5वां प्रकार कौन सा बताए, ऐसा प्रश्न आया हुआ है, तो बहुविभेदन। छठा था कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है जब कोई चीज के बारे में तुम इमेज बना लेते हो, प्रतिमा बना लेते हो, तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो किसी वस्तु की गुण और विशेषताओं के आधार पर व्याख्या करना, कॉन्सेप्ट लर्निंग। 7वां बताया था सिद्धांत अधिगम। जब चीजों को नियमों के आधार पर सीखते हो तो सिद्धांत होता है। और 8वां था समस्या समाधान। यह अधिगम का सबसे उत्तम प्रकार है जहां बच्चा अपनी प्रॉब्लम्स का खुद सॉल्यूशन करता है। कल की क्लास ये थी, आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। 20 सेकंड आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद अपना आगे बढ़ता है। चलिए। ओके, थैंक यू। आज की क्लास का बिंदु रहेगा अपना, मैं अधिगम के प्रकार आपको पढ़ा रहा था और अधिगम के प्रकार में मैंने सब प्रकार पढ़ा दिए। एक अंतिम प्रकार सिर्फ 2 मिनट का बिंदु है, लेकिन आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के यदि पेपर देखोगे, सेकंड ग्रेड के पेपर देखोगे, आपको आरपीएससी एग्जाम की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो मतलब 4 लाइनों में से 9 बार प्रश्न आए हुए हैं। मतलब कई बार टॉपिक जो है ना उसकी साइज महत्वपूर्ण नहीं रहती, महत्वपूर्ण होता है कि वहां से प्रश्न कितने आते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मतलब आपको ये पता चलना चाहिए कि सार गर्भित चीजें क्या है। तो एक व्यक्ति हुए हैं डेविड आशुबेल, सुना है नाम आपने? डेविड आशुबेल ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। कौन सा नाम दिया था? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ये लिख लेना किताब का नाम। बोल। हाँ ठीक है, वो देख लेना, उनसे सर से पूछ लेना चीजें हो तो। डेविड आशुबेल ने कौन सिद्धांत दिया? आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। अरे धीरे चला जो, एकदम धीरे चल, 50 से ऊपर मत चलाना। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत।
किसने दिया ये? इसकी किताब थी द कोग्निटिव व्यू। किताब का नाम क्या है? द कोग्निटिव व्यू। ये किसकी किताब है? ये एग्जाम में आ गई इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई। बाकी बहुत सारी किताबें हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन ये हो चुकी क्योंकि ये 2 बार आ गई। कोग्निटिव व्यू का मतलब होता है संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य। व्यू का मतलब होता है परिप्रेक्ष्य, अप्रोच। तो कोग्निटिव व्यू जो किताब है वो किसकी है? डेविड आसोबेल की। तो अब ये किताब आपको याद करनी है क्योंकि एग्जाम में आ गई। मतलब मैंने कहा कि 5 लाइनें हैं और 5 लाइनें से प्रश्न आए हैं इससे। डेविड आशुबेल ने सिद्धांत दिया, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत दे दिया इसने। किताब का नाम क्या है? द कोग्निटिव व्यू। इस किताब में इन्होंने अधिगम के 4 प्रकार माने हैं। कितने प्रकार माने हैं? 4 प्रकार। अब इन चारों प्रकारों की शुरुआती पेपर देखोगे, स्पेशली कुछ परीक्षाओं का पैटर्न होता है, उसमें कंडीशनिंग होती है। फिजिक्स ग्रेड फर्स्ट के जो पेपर हुए हैं ना, उनमें सबसे अधिक प्रश्न आया है तो डेविड आशुबेल पे आया है फिजिक्स में। और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ग्रेड फर्स्ट में साइकोलॉजी आती है, तो वहां पे फिजिक्स में सबसे ज्यादा प्रश्न आए डेविड आशुबेल से। कई बार कंडीशनिंग हो जाती है, ठीक है। शुरुआती जो पेपर थे वहां पे प्रश्न ये पूछा गया कि डेविड आशुबेल ने अधिगम का कौन सा प्रकार नहीं बताया। आपको केवल 4 नाम याद करने थे कि सर ये 4 प्रकार डेविड आशुबेल ने बताए। सिर्फ आपने 4 नाम याद कर लिए, केवल इतने प्रश्न पूछे गए। 2021-22 के जो आपके पेपर हुए हैं संस्कृत शिक्षा विभाग प्लस सामान्य शिक्षा विभाग, वहां पे जो प्रश्न पूछे गए ये पूछे गए कि अंदर से कि किस प्रकार के अधिगम में बच्चा दिए गए विचार में से नया समाधान निकालता है या नए विचार की खोज करता है। ये डेविड आशुबेल के अनुसार कौन सा प्रकार? मतलब एग्जामिनर आपसे ये अपेक्षा रखने लग गया है कि आपको वो चारों प्रकारों के बारे में बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा पढ़ा रहा हूं, कैसा भी प्रश्न आ जाए कोई दिक्कत नहीं हो। तो डेविड आशुबेल ने 4 प्रकार बताए। कौन कौन सा? पहला बताया इसने अभिग्रहण अधिगम। अभिग्रहण, अभिग्रहण क्या होता है? रिसेप्शन लर्निंग। दूसरा इसने प्रकार बताया है अन्वेषण। अन्वेषण मत लिखो, अन्वेषण से कंफ्यूज होगा। खोज अधिगम, एक्सप्लोर। तीसरा अधिगम इसने बताया है रोट, रटकर सीखना, रोट लर्निंग। और चौथा अधिगम इसने बताया है अर्थपूर्ण अधिगम। अर्थपूर्ण का मतलब है मीनिंगफुल। चार प्रकार बताए हैं डेविड आशुबेल ने। पहला कौन सा है? अभिग्रहण अधिगम, रिसेप्शन लर्निंग बोलते हैं। दूसरा खोज, एक्सप्लोर लर्निंग। तीसरा रटकर सीखना, रोट लर्निंग। और चौथा है अर्थपूर्ण अधिगम, मीनिंगफुल लर्निंग। किसने बताए हैं चारों प्रकार? आशुबेल ने। साधारण प्रश्न आएगा, पेपर आएगा तो केवल आपसे पूछेगा डेविड आशुबेल ने कौन सा प्रकार बताया और कौन सा नहीं बताया। आप चारों के नाम याद कर लो, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। पेपर का लेवल आएगा तो सर आपसे ये पूछ सकता है कि सर ये क्या होते हैं। पेपर अच्छा आएगा तो आपसे ये पूछ सकता है सबसे बढ़िया कौन सा है। ये है, ये है, ये है, ये है, कौन सा है? ये 3 टाइप के प्रश्न पूछेगा। पहला बेसिक प्रश्न पूछा कि डेविड आशुबेल ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? 4। डेविड आशुबेल की पुस्तक का नाम क्या है? आपने कह दिया द कोग्निटिव व्यू, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य इसकी किताब का नाम है। फिर आपसे पूछेगा कि किस प्रकार के अधिगम में बच्चा लिखकर या बोलकर याद करता है? तो लिखकर और बोलकर याद करता है रिसेप्शन लर्निंग। किस प्रकार का लर्निंग सबसे निम्न स्तर का होता है? जहां बच्चा चीजों को हूबहू दोहराता है। तो हूबहू दोहराना मतलब रोट लर्निंग। किस प्रकार के अधिगम में बच्चा दी गई विषय वस्तु में से नया विचार खोजता है? तो नया विचार निकालना कौन सा होता है? खोज अधिगम।
ये प्रश्न इस बार आया था। नया विचार जब भी, नयापन जहां भी आएगा वहां खो जाएगा। और कौन से प्रकार के अधिगम में बच्चा सार गर्भित रूप से निष्कर्ष निकाल के सीखता है, वो होता है मीनिंगफुल लर्निंग। जहां चीजों को समझेगा, जहां सारभूत रूप से निष्कर्ष निकालेगा, वो लर्निंग होता है मीनिंगफुल लर्निंग। सबसे बेस्ट लर्निंग कौन सा होगा? अर्थपूर्ण अधिगम। कौन सा होगा? अर्थपूर्ण अधिगम। बस इतनी चीजें आपको याद करनी है, लिख लो। अभिग्रहण रिसेप्शन में, अभिग्रहण में लिखो, चीजों को लिखकर या बोलकर, चीजों को लिखकर या बोलकर, चीजों को लिखकर या बोलकर सीख जाना, लिखकर या बोलकर सीख जाना, ये रिसेप्शन लर्निंग। तो लिख लो या बोल बोल की चीज न करो, वो रिसेप्शन लर्निंग का लाओ। दूसरा है खोज, एक्सप्लोर। इसमें क्या होगा? दी गई विषय वस्तु में से नया विचार निकालता है, वो क्या कहलाता है? एक्सप्लोर लर्निंग कहलाता है। अच्छा तू ले ले, तेरे के पास एक और केस है फोन पे, और केस ले ले, तो नाम लिख लीजिए। हाँ, एक्सप्लोर लर्निंग। दी गई सामग्री में से नए विचार, दी गई सामग्री में से नए विचार को निकालना क्या कहलाएगा? एक्सप्लोर कहलाएगा। अब ये मैं इसमें कंफ्यूजन इसलिए बता रहा हूं आपको, चीजें साइकोलॉजी में बहुत सारी चीजें हैं, अपन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे तो ज्यादा बेटर चीजें समझ में आती हैं। एक व्यक्ति हैं जेरोम ब्रूनर, जो अपन इस टॉपिक के लास्ट में सबसे पढ़ेंगे। जेरोम ब्रूनर ने भी अधिगम के कुछ प्रकार बताए, और उसमें अधिगम का प्रकार बताया था डिस्कवरी लर्निंग। डिस्कवरी को अपन बोलते हैं हिंदी में अन्वेषण। अब ये पिछली ग्रेड फर्स्ट में प्रश्न आ गया था, अन्वेषण अधिगम। तो अन्वेषण अधिगम का पहले आंसर मान लिया जेरोम ब्रूनर, फिर आंसर बच्चों ने रिट लगाई तो कहा कि तो अन्वेषण शब्द तो दिया ही उसने है, किसने? जेरोम ब्रूनर ने। तो फिर आंसर मान लिया इन्होंने अन्वेषण को। तो अभी उससे, अब जो हिंदी माध्यम की जो किताबें हैं, जितने भी अरुण कुमार सिंह जैसे बेस्ट आती हैं, तो उनमें अन्वेषण भी लिख रखा है, तो अन्वेषण गलत लिख रखा है, ठीक है। ये एक्सप्लोर होगा, ये खोज होगा। अन्वेषण वर्ड जहां आएगा वहां क्या करके आना है आपको? जेरोम ब्रूनर। ये मैं जब जेरोम ब्रूनर पढ़ाऊंगा तो वहां ये चीजें मेंटेन करवा दूंगा कि डिस्कवरी लर्निंग जहां आ रहा है या अन्वेषण अधिगम जहां आ रहा है, वहां आपको आंसर यदि जेरोम ब्रूनर ऑप्शन में है तो जेरोम ब्रूनर करके आना। मान लीजिए जेरोम ब्रूनर ऑप्शन में नहीं है, तो वहां भी आप, वहां ये भी कर सकते हो आप। समझ रहे हो ना आप? आपको परिस्थिति का तकाजा देखना है कि परिस्थिति के अकॉर्डिंग यहां बेस्ट क्या हो सकता है। तो अन्वेषण डिस्कवरी लर्निंग आ रहा है, और वहां दोनों ऑप्शन है, जेरोम ब्रूनर और डेविड आशुबेल। तब तो आपको जेरोम ब्रूनर करना है, और जेरोम ब्रूनर ऑप्शन में नहीं है तो फिर ऑप्शन आपको क्या कर देना है? आशुबेल भी सही है वहां पे, क्योंकि बात तो, चीज तो खोज की ये भी कर रहा है और खोज की वो कर रहा है, बस भाषा का फर्क है। साइकोलॉजी यही है। तो दी गई विषय वस्तु में से जब कोई नया विचार निकालता, अब यहां इसने एक लाइन बोल दी, आप ये कहते हो कि सर ये सबसे बढ़िया प्रकार क्यों नहीं हो सकता जब एक्सप्लोर कर रहा है? तो बोला है कि ये एक्सप्लोर सोच समझ के भी हो सकता है और बिना सोचे समझे भी हो सकता है। अब बिना सोचे समझे हो सकता है, इसका मतलब ये अच्छा प्रकार नहीं रहा। और ये जो होता है अर्थपूर्ण अधिगम, ये सबसे सोच समझ के होता है। तो ये जब प्रश्न 2-3 बार आया तो कई बच्चों ने गलती वश इसको कर दिया, अन्वेषण या खोज अधिगम को, कि सर ये भी तो बेस्ट प्रकार है। ये बेस्ट प्रकार इसलिए नहीं है क्योंकि ये सोच समझ के भी हो सकता है और बिना सोचे समझे भी हो सकता है। और ये जो प्रकार होता है वो हमेशा क्या होता है? सोच समझ के ही होगा। बस ये मेजर डिफरेंस है। तो ये चाहो तो आप लिख लेना, मेंटेन कर लिया करो चीजों को, ताकि थारा दिमाग में क्लियरिटी रहे। तो खोज अधिगम क्या होता है? ये सोचे समझे भी हो सकता है और बिना सोचे समझे भी हो सकता है। ये सोचे समझे भी हो सकता है और बिना सोचे समझे भी हो सकता है। यह सोचे समझे भी हो सकता है और बिना सोचे समझे भी हो सकता है। कौन सा अधिगम? खोज, एक्सप्लोर।
तीसरा प्रकार क्या लिखोगे आप? रोट। रोट को मतलब एक तो वो भी हुआ जो थे लो सुबह शाम, एक रोट को मतलब वो है हुबहू रिपीट कर देना, चीज जैसी है उसको उसी रूप में याद कर लेना। अब उसमें याद करके कोई बड़ी चीज नहीं है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम रोट लर्निंग से निकाली जा सकती है, ऐसा नहीं है कि रोट लर्निंग से एग्जाम नहीं निकाली जा सकती। हमारे साथ थे, मैं नाम तो नहीं लूँ उनका, बट ऐसे डिस्कशन चल रहा था, काउंसलिंग हो रही थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उन्होंने कहा कि धीर जी एक बात बताओ, ए जता भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाए ही ए बढ़िया बाद में बड़ी बड़ी ज्ञान की बात करें कि मैंने इस पार्ट के लिए किताब पढ़ी, मैंने इस किताब के लिए पार्ट पढ़ी, इस किताब के लिए आ पार्ट पढ़ी, थान लग गए कि सही है? मैंने कहा हो भी सकता है सही। बोले सर मैं थान सही बताऊंगी। हाँ वो बताओ कि एक किताब आवे है, वहाँ आवे है तथ्यात्मक। बोले सर मैं बिक के अलावा दूसरी किताब उठाई को नहीं, अरबी किताब ने मैं 6 या 7 बार बिक कर रट्टा ही रट्टा मारा, और मैं इतिहास में असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई सर, और मैं ये चीज़ ने स्वीकार करने तैयार हूँ, और ये सच भी है। आदमी सच में जब बन जाता ना, तो वो अपनी छवि ऐसी प्रस्तुत करता है कि बनने के बाद आपको ऐसा भ्रम हो जाता है कि यार सच में इसकी रणनीति को फॉलो किया जाए, जरूरी नहीं है वो सच बोल रहा है। समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रियल में सही तरीके से सिलेक्शन होता भी यही है कि थे एक चीज ने कितनी बार रिपीट कर रहे हो, और वो बात उन्होंने स्वीकार कर ली। हमारे बैच के 70 बच्चे थे हम लोग, ठीक है, जो जिनका सिलेक्शन हुआ फर्स्ट लिस्ट में, उनमें से 68 ऑलरेडी स्कूल लेक्चरर या थर्ड ग्रेड या सेकंड ग्रेड थे, मतलब ऑलरेडी लगे हुए थे वो लोग, ठीक है। और इसमें कोई डाउट नहीं कि उनको सबसे कम टाइम मिलता है, स्कूल भी आपको जाना है और भी चीज़ें करनी है, तो फिर आप बहुत सारी किताबें नहीं पढ़ सकते, आप बहुत कम कंटेंट को बार बार रिवाइज करोगे। लेकिन इस सच को कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, उनको लगता है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी कि हमने ऐसे स्वीकार कर लिया कि हम एक ही किताब को पढ़ के लग गए। बाकी सिलेक्शन सच में आसान होता है, एक किताब को बहुत बढ़िया तरीके से बार बार क्या कर लेना, चाहे आप रट लो, क्या कर लो उसको रट लो। तो मैं तो कहता हूं ऑब्जेक्टिव एग्जाम रट के भी निकाली जा सकती है, बट कई बार क्या होता है कि जैसे भाषा, साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जहां रटना सबसे ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि यहां शब्द चेंज हो जाते हैं, यहां भाषा चेंज हो जाती है, यहां ऑप्शन चारों के चारों सही मिलते हैं, तो वहां आपको इंसाइट की जरूरत पड़ती है, विवेक की जरूरत पड़ती है। बाकी आप जीके है, ह्यूमैनिटीज के विषय, इतिहास, पॉलिटी, ये तो ऐसे विषय हैं जिनको मुझे तो कई बार अफसोस होता है कि बच्चे इनकी कोचिंग करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान विषय है जिनको बच्चा केवल 1 2 3 किताब लेके और जिनके रट्टे मार के और जिनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करके और वो टॉप से टॉप रैंक लेके आ सकता है, क्योंकि उनका सीधा सा फंडा ही उनका सीधा सा है। समझ गए आप? तो कई बार रटना भी फायदेमंद हो सकता है, जरूरी नहीं कि रटना हमेशा नुकसानदेह हो। बाकी इसने रटने को सबसे निम्न स्तर माना है, क्योंकि सीखने में रटने की भूमिका कोई होती नहीं है, क्योंकि लर्निंग रटना हो ही नहीं सकता। तो लिख लेना सबसे निम्न स्तर का प्रकार है, सबसे निम्न प्रकार। सबसे निम्न प्रकार, सबसे निम्न प्रकार कौन है? रटकर सीखना। और चौथा और अंतिम प्रकार है अर्थपूर्ण अधिगम। इसके आगे एक तो ये लाइन लिख लेना, सर्वश्रेष्ठ प्रकार है। कौन सा प्रकार है ये? सर्वश्रेष्ठ प्रकार। सर्वश्रेष्ठ प्रकार लिख लो। विषय वस्तु को समझकर विषय वस्तु को समझकर कोमा निष्कर्ष निकालकर तथा सामान्यीकरण का प्रयोग करके सीखना। सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण का प्रयोग करके सीखना, सामान्यीकरण का प्रयोग करके सीखना, यह अधिगम का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रकार। आप तो इतनी सी बात समझ लो कि जहां भी समझ
शामिल हो गई, मतलब वो बेस्ट प्रकार होता है सीखने का। बस इतनी सी बात समझने। ये अधिगम के प्रकार सब पूरे हो गए। एक छोटी सी लाइन इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि प्रश्न आया हुआ है, तो कहीं आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ। एक प्रश्न आया था कि अधिगम का प्रकार नहीं होता है, वहां ज्ञानात्मक भावात्मक लिखा हुआ है, क्रियात्मक लिखा हुआ है, सकारात्मक नकारात्मक लिखा हुआ है, आगमन निगमन लिखा हुआ है। कौन सा नहीं है इनमें से? सकारात्मक नकारात्मक आगमन निगमन ज्ञानात्मक भावात्मक, कौन सा नहीं है इनमें से? बताओ कि ये प्रकार नहीं है। आगमन निगमन अधिगम के प्रकार माने जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव अधिगम के रूप हो सकते हैं, अधिगम के प्रकार नहीं होते हैं। क्या हो सकते हैं? रूप हो सकते हैं, आपके तरीके हो सकते हैं सीखने के, पॉजिटिव नेगेटिव तरीके से सीख सकते हो, बट टाइप्स में नहीं आता पॉजिटिव नेगेटिव। कॉमन सेंस का सब बिंदु है। हमने अब प्रकृति में पढ़ लिया, आपके दिमाग में आया होगा सर क्यों नहीं आता, पॉजिटिव भी सीख सकते नहीं। वो प्रकार नहीं है, वो आपके तरीके हैं पॉजिटिव नेगेटिव। अभी बहुत कॉमन सेंस का प्रश्न था, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न का आंसर गलत करके आ सकते हैं कि हमने प्रकृति में एक तरफ हम पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ रहे हैं और प्रकार में। तो ये चीजें होती हैं, जब अधूरा ज्ञान होता है तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आपको ये नहीं पता होता कि सर आगमन निगमन अधिगम का प्रकार होता है, तब पता चलता है यार ये तो था प्रकार, तो चीजें पूछ लेता है। एक अभी आपका जो इमारस का पेपर हुआ था उसमें एक प्रश्न आया था, बहुत अच्छा प्रश्न था। किस प्रकार के अधिगम में बच्चा स्वतंत्र रूप से गहन रूप से सीखता है? तो उसमें ऑप्शन में एक नया नाम दे रखा था, आत्मनिर्देशित अधिगम। मतलब बच्चा जब स्वतंत्र शब्द आ गया, मतलब वो किसी की सहायता नहीं ले रहा, वो अपने आप से जब सीख रहा है। तो ये किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हमें उस लेवल तक जाना है कि एग्जामिनर की सोच कहां है कि सर आत्मनिर्देशित अधिगम भी हो सकता है। इसको जटिल अधिगम भी कहा जाता है, गहन अधिगम भी कहा जाता है, जहां बच्चा फ्रीडमली सीखता है, चीजों को स्वतंत्र रूप से सीखता है। यह आत्मनिर्देशित अधिगम है, नया वर्ड मैंने पहली बार मैंने प्रकार पढ़ा है इसका, तो लिख लो थोड़ा सा नोट डाल के। नोट, अधिगम के अन्य प्रकारों में आगमन निगमन, अधिगम के प्रकारों में आगमन निगमन, अधिगम के प्रकारों में आगमन निगमन, आगमन निगमन, पूछताछ अधिगम, आगमन निगमन कोमा पूछताछ इंक्वायरी। आगमन भी होता है, निगमन भी होता है, पूछताछ भी होता है। कौशल स्किल, गामक, गामक तथा आत्मनिर्देशित भी होते हैं, तथा आत्मनिर्देशित भी होते हैं। क्या होते हैं? आत्मनिर्देशित भी होते हैं। लिख लिया? अब थोड़ा सा मैं आत्मनिर्देशित के बारे में वो लाइन लिखा देता हूं चूंकि आया हुआ है इसलिए। आत्मनिर्देशित क्या होता है? अधिगम का वह प्रकार जिसमें बालक व्यक्तिगत व स्वतंत्र रूप से, अधिगम का वह प्रकार जिसमें बच्चा व्यक्तिगत व स्वतंत्र रूप से व्यक्तिगत व स्वतंत्र रूप से, और क्या शब्द बोला था मैंने? गहन रूप में सीखता है। गहन मतलब डीपली, गहन रूप से सीखता है। ये कौन सा प्रकार हो गया? आत्मनिर्देशित। ये देख लेना, ये अधिगम के जितने भी प्रकार हैं ना वो सब क्लियर हैं। उस प्रकार में आपको इतना ही देखना है। अब अपन
इसके नेक्स्ट अप्रोच पे चल रहे हैं, जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अधिगम के सिद्धांत अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अधिगम के सिद्धांत। तो हेडलाइन डालो सिद्धांत। सिद्धांत क्या होता है सर? किसको बोलते हैं सिद्धांत? हाँ, नियम बोल सकते हो। वैसे एक प्रश्न था ग्रेड फेस्ट का, मैं देख रहा था, कॉमन सेंस का प्रश्न पूछा, अधिगम के सिद्धांत किस बात की व्याख्या करते हैं? अलग अलग सिद्धांत अपन पढ़ेंगे, काफी सारे सिद्धांत पढ़ेंगे, तो किस बात की व्याख्या करते हैं? ये सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं, अधिगम कैसे उत्पन्न होता है। अधिगम कैसे उत्पन्न होता है? कोई कहेगा अधिगम विवेक से उत्पन्न होता है, कोई कहता है अधिगम यांत्रिक तरीके से होता है, कोई कहता है अधिगम का निर्माण होता है। तो ये जितने सिद्धांत हैं वो अधिगम की उत्पत्ति की व्याख्या करते हैं। तो ये बहुत कॉमन सेंस का सा प्रश्न, बट एग्जामिनर ने बना लिया। अभी सिलेबस में कहीं लिखा नहीं होता कि आपको अधिगम की सिद्धांत पे ये ऐसा प्रश्न भी पूछ सकता है क्या, और कि किताबों में नहीं लिखा होता है। कॉमन सेंस की बात होती है। पहली लाइन लिख लो आप, अधिगम के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं, अधिगम के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि अधिगम की उत्पत्ति कैसे होती है। अधिगम के सिद्धांत इस बात की व्याख्या करते हैं कि अधिगम की उत्पत्ति कैसे होती है। अधिगम की उत्पत्ति कैसे होती है। लिख लिया? बहुत अच्छे बच्चे हो। आया हुआ प्रश्न है, याद रखना। अब देखो, अपन एग्जाम पैटर्न को देखते हैं तो अपने को बहुत सारी नई चीज़ों का पता चलता है। किताबों की शुरुआत यहीं से होती है, अधिगम के सिद्धांत। लेकिन जब परीक्षाओं के पेपर देखेंगे तो अपने को पता चलेगा नहीं, सिद्धांत से पहले एक नई चीज़ आएगी, वो पढ़नी पड़ेगी, फिर उसमें नई चीज़ निकलेगी, वो पढ़नी पड़ेगी, फिर अपन तीसरे चरण में सिद्धांत पे आता है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग लिखा होता है अधिगम के व्यवहारवादी, संज्ञानवादी, निर्मित और सिद्धांत पढ़ने, नहीं। उससे पहले आपको इसका बेसिक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 6 से 7% तो इसके बेसिक पे पूछ लिए इन्होंने। ये सिद्धांत जो हैं वो निकलते हैं उपागम से। कहां से निकलते हैं? उपागम। उपागम का मतलब समझते हो? अप्रोच। अप्रोच क्या होता है? उपागम। ये सिद्धांत कहां से निकलते हैं? उपागम से। उपागम क्या होता है? उपागम पे एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न आरपीएससी में पूछा गया, उपागम का उल्लेख किसने किया है? फेरेंस मर्टन। ये प्रश्न एग्जाम में आ गया। अब सोच के देखो कि एग्जामिनर कहां तक जा रहा है। आपकी सोच नहीं है, उससे आगे जा रहा है वो। फेरेंस मर्टन ने अधिगम की उपागम का उल्लेख किया। कितने उपागम बताए इसने? 3। तल, तल का मतलब बॉटम। नितल, नितल का मतलब इंटेंसिव। कार्यनीति, कार्यनीति का मतलब वर्क इथिक। तल, बॉटम, नितल, इंटेंसिव और कार्यनीति का मतलब क्या है? वर्क इथिक। अब इन तीनों के मतलब समझो पहले, गुरुजी होते क्या है। पहले चीज तो समझ में आ गई कि सर अधिगम के उपागम किसने बताए? फेरेंस मर्टन ने। कितने उपागम बताए? 3। पहले उपागम का नाम क्या है? तल। तल को मतलब बॉटम। मतलब तल उपागम ये कहता है कोई भी इंफॉर्मेशन को रट लो बस। मुझे तो सूचनाओं को इस प्रत्यास्मरण करना है, रटना है बस। बाकी मुझे दिमाग लगाना नहीं है चीजों के ऊपर, केवल मैं रटाफिकेशन की बात कर रहा हूं। ये मेरा बॉटम अप्रोच है। नितल कहता नहीं, मुझे तो चीजों को गहराई तक समझना। नितल बहुत गहराई तक जाना है और एक एक शब्द को मैं तो समझूंगा, रटूंगा नहीं मैं तो जो अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा है वो कौन कर रहा है?
नितल कर रहा है। ये है स्मार्ट अप्रोच। यो कह रहे हैं मन ने एक ही काम करना है, मेरो सिलेक्शन होना चाहिए 2025 में, मैं गवर्नमेंट स्कूल में जाना चाहता हूं बस। अब गवर्नमेंट स्कूल जाने के रास्ते में यदि मेरी सहायता कहीं तल करता है और कहीं नितल करता है तो मैं दोनों का बारी बारी से प्रयोग कर लूंगा, लेकिन मैं धारणा नहीं बनाऊंगा कि ऐसा करने से ही ऐसा होगा। मतलब तुम फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनाओगे। फ्लेक्सिबल जान के लचीलापन रहेगा तुम्हारे हमेशा। और लचीलापन ये कहता है कि जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सिस्टम सही नहीं है तो बदल डालिए उसको।